हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हम लोग। हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज था, ये कैपिटल प्लस क्यू, जिसके कारण एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करने जा रहे थे। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सोर्स चार्ज कहलाता है। जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और ध्यान रखना, ये सोर्स चार्ज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो इस सोर्स चार्ज को हम हमेशा फिक्स्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? फिक्स्ड। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे, हम जिस किसी भी चार्ज के कारण स्पेस में कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस चार्ज को, उस सोर्स चार्ज को हम हमेशा फिक्स रखते हैं। तो दिस इज द चार्ज जिसके वजह से, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि ये पॉइंट P है कि नहीं। इस पॉइंट P पे एक दूसरा चार्ज Q, स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है ना। अब उस चार्ज को देखो, अगर इस चार्ज, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, और इस P पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज हमने रखा है प्लस Q चार्ज, वो भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। उसी तरीके से कोई निगेटिव चार्ज था तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। उसी तरीके से कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो देखिए, इस चार्ज और इस चार्ज और इस चार्ज में, ये जो बाहर से जो स्मॉल चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मैंने रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली था क्या? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था कि किसी पॉइंट पे, इस पे चाहे यहां पे चाहे पी पॉइंट पे, तो मैंने फॉर एन एग्जांपल पी पॉइंट ले लिया कि पी पॉइंट पे ये जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, सबसे पहले वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे मैंने इस सोर्स चार्ज का निकाला था आर डिस्टेंस पे? तो दिस फोर्स बाय दिस चार्ज, मतलब जो फोर्स ये स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस करेगा बाय वही स्मॉल चार्ज, है ना। यानी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। दूसरी बात, ये तो मैग्नीट्यूड आया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा? तो देखो, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जब फील्ड हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अवे। मतलब क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी हमें पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। यहां पे भी हमें क्या रखना है? पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो रिपेल करेंगे तो यहां पे यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अवे। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड अवे, यहां पे मैं अगर लिखूं अवे तो कोई गलती नहीं होगी, अवे। इसीलिए कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इसको हम लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। व्हाट इज आर कैप? तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर। ये जो आर वेक्टर है, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है आर, आर के ही अलोंग क्या हो गया? यूनिट vector. It means now we are able to define electric field. What is electric field? Due to a point charge or any charge, so it is the force experienced by a unit positive charge kept at that point. है ना। मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इन सारी बातों को मैं समराइज कर देता हूं, है ना। इन सारी बातों को हम समराइज कर देते हैं। ऑलराइट, सपोज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा? सपोज दिस पॉइंट इज पी, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी, तो ई एट पी का मतलब क्या हुआ? ये आर कहीं भी हो सकता है स्पेस में, नो इशू। तो ई एट पी का मतलब हुआ, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
at P, also called test charge. Test charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ये एक नया टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हुआ कि इस सोर्स चार्ज की वजह से, दिस इज द सोर्स चार्ज जिसकी वजह से फील्ड निकालना है मुझे, सोर्स चार्ज है ये, और मुझे पता है ये फिक्स्ड भी है, क्या है ये फिक्स्ड है, और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इस पी पॉइंट पे अगर मैं एक क्यू नॉट कोई चार्ज रख दूं, क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो यूनिट अगर ये टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो यूनिट पॉजिटिव का मतलब हुआ हम जिस भी यूनिट में बात कर रहे हैं, वेदर इट इज सीजीएस, वेदर इट इज एसआई, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और किधर लगेगा, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये तो बाई डिफिनेशन पॉजिटिव, और ये सोर्स चार्ज जो है हमारा वो तो पॉजिटिव है, तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अवे। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, बाई क्यू नॉट भी करना है, क्योंकि मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना है, इसलिए ये तो फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं हुआ, इसलिए मुझे क्यू नॉट से डिवाइड भी करना होगा, तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और बाई क्यू नॉट अगर मैं कर दूं बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो इट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर अवे। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, है ना, अवे। और अवे का डायरेक्शन अगर हम वेक्टर वाइज बात करें, तो अगर इफ दिस वेक्टर इज, सपोज दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, आर कैप लगाते हैं फॉर यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, सपोज ये चार्ज नेगेटिव होता, माइनस क्यू होता, हमारा सोर्स चार्ज जो होता माइनस क्यू चार्ज होता, सोर्स चार्ज, ये फिक्स्ड होता, और अगर कोई मेरे से कहता कि बताओ भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आर डिस्टेंस पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट पे, तो यहां अगेन क्यू नॉट रखते, लेकिन बाय डिफिनेशन क्यू नॉट क्या है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ होगा ना। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये कितना होगा, तो ये भी के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें क्यू नॉट से डिवाइड भी करना होगा, जैसे मैंने लिखा था लिमिट एफ बाई क्यू लिखा था ना, तो वही एफ ये है और बाई क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ क्यू नॉट रखे हैं तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, सो बाई क्यू नॉट करोगे तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट, यानी टुवार्ड्स, इसीलिए हम लोग लिखते हैं टुवार्ड्स। और टुवार्ड्स जब लिखेंगे तो फिर क्यू नॉट से जब डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, यहां के बाद के क्यू बाई आर स्क्वायर और माइनस आर कैप, माइनस आर कैप। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होते हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, टुवार्ड्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज से उसी की तरफ। और कितना होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव चार्ज का है और ये नेगेटिव चार्ज का है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कहीं भी क्यू नॉट नहीं है, इस फॉर्मूले में कहीं भी क्यू नॉट नहीं है, क्योंकि इस क्यू नॉट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फील्ड तो हम इस सोर्स चार्ज का देख रहे हैं ना, सोर्स चार्ज के फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है। वो डिफिनेशन बनाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसके वजह से फील्ड निकालते हैं ना। ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें उस चार्ज का और डिस्टेंस का ही रोल होगा, बस किसी दूसरे चार्ज का कोई रोल नहीं होगा। आई रिपीट, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो केवल उसी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी कोई चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज से अवे, ठीक है ना।
एक चीज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। मैंने बताया भी था आपको कि कूलम्ब्स लॉ जो है, जब उसको बहुत डिटेल में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेना पड़ता है। और अब आप जान भी गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन जान गए, है ना, है कि नहीं। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप जान गए। आपने दो बात जानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डिफिनीशन, तो इट इज मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है इसका डिफिनीशन, तो मैग्नीट्यूड वाइज इसका डिफिनीशन होता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट, है ना, है ना। किसी भी चार्ज की वजह से किसी दूसरे जगह पे फील्ड निकालना है तो उस दूसरे जगह पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज। और डायरेक्शन वाइज तो पॉजिटिव अगर ये चार्ज होगा तो अवे यानी लाइन ज्वाइनिंग के अवे, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। अवे और टुवर्ड्स किधर, तो लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये अवे और टुवर्ड्स वर्ड को समझने के लिए हमें लाइन ज्वाइनिंग के अवे और टुवर्ड्स समझना है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा। अब कूलम्ब्स लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म में हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या कहते थे, पहले एक चार्ज होता था सपोज Q1, दूसरा चार्ज होता था Q2। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, ये भी सपोज एग्जांपल, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। दिस चार्ज इज पॉजिटिव, दिस चार्ज इज पॉजिटिव। अगर यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो फोर्स ऑन Q2 हम लोग क्या कहते थे, फोर्स ऑन Q2 क्या कहते थे, तो फोर्स ऑन Q2 हमारा होता था K Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव, चूंकि मॉड लेते थे, बाई R स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अवे रिपेल करेगा। तो हम लोग क्या करते थे, अगर ये वेक्टर हमारा R वेक्टर है, Q1 से Q2 वाला वेक्टर R वेक्टर है, तो R कैप कर देते थे, वेक्टर फॉर्म में तो यही लिखते थे। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, फोर्स ऑन Q2, इसी को मैं अब रीअरेंज करके लिखना चाहता हूं। कैसे, तो मैं लिखना चाहता हूं Q2 इंटू K Q1 बाई R स्क्वायर, R कैप लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, Q2 इंटू K Q1 बाई R स्क्वायर, R कैप। अब व्हाट दिस इज, K Q1 बाई R स्क्वायर, R कैप क्या है, तो K Q1 बाई R स्क्वायर, R कैप, क्योंकि Q2 पे फोर्स किधर की तरफ है, R कैप की ही तरफ है, Q2 पे फोर्स, क्योंकि Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं Q2 इंटू K Q1 बाई R स्क्वायर क्या है, क्या मैं K Q1 बाई R स्क्वायर R कैप को Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बोल सकता हूं क्या, यानी इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट Q2 लिख सकता हूं ना, है ना। K Q1 बाई R स्क्वायर, जैसे K Q बाई R स्क्वायर, किसी Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड K Q बाई R स्क्वायर, अभी आपने देखा। और पॉजिटिव है तो अवे, ये पॉजिटिव है तो R कैप अवे, टुवर्ड्स होता तो माइनस R कैप लगता, लेकिन यहाँ R कैप लगा हुआ है यानी अवे, तो Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। उसी तरीके से हम फोर्स ऑन Q1 को क्या लिख सकते थे, तो फोर्स ऑन Q1 को लिख सकते हैं Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, यानी इस पॉइंट पे अगर फोर्स ऑन Q1 यहां लिखना पड़ता, फोर्स ऑन Q1, तो हम लोग इस पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप, क्योंकि R का डायरेक्शन इधर है तो माइनस R का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं Q1 इंटू K Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप। पता है यार माइनस R कैप क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि R के अपोजिट, क्योंकि Q2 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में अवे, इसीलिए माइनस R। ऑलराइट, तो यहां हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 अगर हम देखें, फोर्स ऑन Q1 तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप, है ना। माइनस R कैप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अवे इधर, क्योंकि दोनों रिपेल करते तो लेफ्ट साइड का माइनस R कैप फैक्टर लगा रहा हूं, इधर हमारा R कैप फैक्टर है। तो देखिए अब फोर्स ऑन Q1 को मैं Q1 इंटू K Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R कैप लिख रहा हूं। ये क्या है, अब व्हाट दिस इज, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, यानी मैं लिख सकता हूं Q1 इंटू E ऑफ Q2, E ऑफ Q2। इससे एक चीज क्लियर होता है, इससे एक चीज क्या क्लियर होता है कि अगर कोई भी चार्ज किसी फील्ड में रखा हुआ हो, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है,
उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तरफ होता है। जैसे देखो गौर करो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे ना, जैसे ये Q2 भी पॉजिटिव चार्ज था, तो Q2 पे फोर्स किधर लगा, तो Q2 पे फोर्स उधर ही लगा जिधर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड था। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, अवे, ये भी तो पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव का अवे था, तो Q2 पे भी अवे फोर्स लगा। उसी तरीके से Q1 पे देखो, Q1 कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, Q2 भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो Q1 पे फोर्स किधर लगा, लेफ्ट साइड में। इसको भी अवे बोल सकता हूं मैं अगर इधर से देखूं तो, है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो आपके पास और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख देते हो, है ना, इफ यू प्लेस एनी चार्ज, देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज Q इंटू ई। जैसे Q2 पे फोर्स Q2 इंटू ई, लेकिन ई किसका, तो किसी दूसरे का। जैसे यहां दूसरा कौन है, Q2 के लिए दूसरा कौन है, Q1 है, तो हमने क्या लिखा, Q2 इंटू Q1 का फील्ड। उसी तरीके से Q1 पे फोर्स निकालना था तो क्या लिखा, Q1 इंटू Q2 का फील्ड। Q1 इंटू ये किसका फील्ड है, E ऑफ Q2, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा कब, जब चार्ज वो पॉजिटिव होगा, जिस चार्ज पे फोर्स देख रहे हो आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा अगर चार्ज नेगेटिव होगा, है कि नहीं। ओके, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, है ना। किसी भी पॉइंट चार्ज Q की वजह से, है ना, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है KQ/r², है ना। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, है ना। सपोज अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, अगर यही चार्ज पॉजिटिव ना हो नेगेटिव होता तो ये एरो इधर हो जाता, ऐसे हो जाता, है ना, ध्यान रखिए। तो KQ/r², अगर कोई कहता है E और R का, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ ड्रॉ करो, ER ग्राफ, पॉइंट चार्ज, ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर ER ग्राफ कोई कहता है ड्रॉ करने को, E वर्सेस R ग्राफ, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और x एक्सिस पे वो डिस्टेंस है r, तो व्हाट द ग्राफ विल बी, तो गौर कीजिएगा, k इज ए कांस्टेंट, q इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज चार्ज जो होगा वो तो फिक्स ही होगा। यहाँ पे E जो है y एक्सिस पे है और r जो है वो x एक्सिस पे है। अब आप गौर कर सकते हो, अगर r 0 हो तो KQ/0 का स्क्वायर, 0 समथिंग फिनिट बाय 0 इज अनडिफाइंड, या हम बोल सकते हैं इंफिनिटी। क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी। एक चीज और देख सकते हैं कि r जैसे जैसे बढ़ेगा, r जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, हमारा E क्या होगा, घटेगा। यानी अगर मैं यहां लिखूं इफ r इज इक्वल टू 0 E बिकम्स इनफाइनाइट। अभी आप इनफाइनाइट बोलो, क्योंकि आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, नहीं हो आप लोग, मैक्सिमम नीट वाले लोग हो, कुछ लोग जो जेई वाले हैं वो इस बात को डिटेल में समझेंगे कि अभी मैं अनडिफाइंड बोलूं या इनफाइनाइट बोलूं, दोनों को आपको सेम मानना है, बिकॉज इन्फिनिटी को हमने देखा नहीं है, तो हम इन्फिनिटी को अनडिफाइंड भी कभी कभी बोल देंगे, फिजिक्स में चलता है। तो r जब 0 होगा तो E ये 0 होते ही E इनफाइनाइट होगा, कारण क्योंकि KQ/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बिकॉज, है ना। उसी तरीके से अगर r इंफिनिटी हुआ तो E विल बिकम 0, बिकॉज KQ/infinity इज इक्वल टू 0। और यानी एक चीज क्लियर है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा E घटेगा, सो द ग्राफ इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, E इज इक्वल टू KQ/r²। दिस इज द ER ग्राफ। जैसे जैसे r बढ़ेगा घटेगा, है ना, इस कर्व से अगर हम देखें तो, क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे।
बहुत बार आपसे, जैसे आप नीट की बात करते हैं, नीट में इस पे सवाल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे डी बाई डी आर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। दिस कैन बी ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ नीट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर का मतलब क्या होगा, डी बाई डी आर, है ना, डी बाई डी आर। और आप डी बाई डी आर आपको निकालने आना चाहिए, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी आर क्या हो जाएगा, तो देखिए ई के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना यहाँ, तो डी बाई डी आर क्या हो जाएगा, तो के क्यू कॉन्स्टेंट है। मैं इस ई को क्या लिख सकता हूं, जैसे डी बाई डी आर निकालना है और यहां पे गिवन है, मैं इधर देखना आप, ई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना के क्यू इंटू आर टू द पावर -2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर को आर टू द पावर -2 लिख सकता हूं। तो डी बाई डी आर क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी आर हो जाएगा के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और आर टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, इफ y is equal to x to the power n, then dy by dx क्या होता है, dy by dx is n x to the power n minus 1, है ना। This is a very famous differentiation formula. If y is x to the power n, then dy by dx is n x to the power n minus 1. अब देखिए kq तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू r to the power -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n यानी -2 x to the power, x का काम कौन कर रहा है, r to the power n minus 1, that is -2 -1. So it will be kq into -2 r to the power -3, that is kq into -2 by r to the power 3, that is -2 kq by r to the power 3, -2 kq by r to the power 3. So what it is, it will be -2 kq by r to the power 3. क्लियर है ना, ऑलराइट। ध्यान रखेंगे कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। सपोज अगर ये चार्ज निगेटिव होता, अगर ये चार्ज क्या होता, निगेटिव होता, तो निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, तो चार्ज अगर निगेटिव होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं जाता, क्योंकि जैसे इस पॉइंट की बात करो, व्हाट दिस पॉइंट इज शोइंग, जैसे इस ईआर ग्राफ में अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि एट दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एट दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, यही तो दिखा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव ले लेता मैं, ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, है ना, तो मैं मैग्नीट्यूड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखता, लेकिन अवे नहीं होता, टुवार्ड्स होता। तो अगर अवे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो टुवार्ड्स वाला डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना होगा, तो ग्राफ ऐसे नहीं होता, यही ग्राफ नीचे आ जाता। मतलब इसी ग्राफ का हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते, क्या ले लेते, रिफ्लेक्शन ले लेते, है ना। नोट इट डाउन। ऑलराइट, तो यहां देखिए अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ईआर ग्राफ अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, देन द ग्राफ कैन बी लाइक दिस, ये ऐसे हो जाता। अगर अवे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो टुवार्ड्स वाला डायरेक्शन नेगेटिव होता, है ना। अच्छा, लेकिन चार्ज नेगेटिव ही होता, बट
ये फॉर नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूं, फॉर नेगेटिव चार्ज मतलब आपके पास माइनस क्यू चार्ज के कारण ये फील्ड है आर डिस्टेंस पे, ये वाला ग्राफ। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस आर ग्राफ होता तब भी ग्राफ ऐसा ही होता। मतलब अगर मॉड ई वर्सेस आर ग्राफ कहो तो पॉजिटिव चार्ज की भी वजह से यही ग्राफ होगा और नेगेटिव चार्ज की भी वजह से यही ग्राफ होगा। कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैं मैग्नीट्यूड का बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे। सो दिस एंड दिस। तो कभी कभी ग्राफ में कंपैरिजन वाले सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ पॉइंट चार्ज वाला ऐसा है तो नेगेटिव का ऐसा होगा। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस जब तक कुछ मेंशन ना हो हमें पॉजिटिव चार्ज मान के काम करना है, ठीक है ना। हालांकि कभी कभी नेगेटिव चार्ज वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सुपरपोजिशन, यहां भी हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन की बात हम कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे, तो देखिए अगर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एक पॉइंट चार्ज के कारण तो आपको निकालने आ गया है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी पॉइंट चार्ज की बात हो रही है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अभी नहीं हो रही है, मैं केवल पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कब कोई चार्ज पॉइंट चार्ज कहा जाता है तो हम जानते हैं। अगर किसी चार्ज की वजह से काफी डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज कहलाएगा। दैट वेरी चार्ज विल बी पॉइंट चार्ज, है कि नहीं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हों, Q1, Q2, Q3, Q4, सारे पॉइंट चार्ज हों अप टू Qn, और मुझे किसी इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E at P जो होगा दैट विल बी E ड्यू टू 1 प्लस E ड्यू टू 2 अप टू E ड्यू टू n होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और बहुत सारे चार्ज हो, n चार्ज हो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऑलराइट, ऑलराइट। तो यहां E1 प्लस E2 अप टू En हमें लिखना पड़ेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें लिखना पड़ेगा जैसे अगर Q1 से मैं देखूं, अगर ये Q1 से ये डिस्टेंस R1 है, Q2 से ये डिस्टेंस R2 है, Q3 से ये डिस्टेंस R3 है, Qn से ये डिस्टेंस Rn है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल सकते हैं। कैसे, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 का मतलब Q1 की वजह से तो लिखेंगे KQ1 बाई R1 का स्क्वायर। अभी तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, अभी ये वेक्टर नहीं बना है, तो वेक्टर बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एरो दे रहा हूं। पता है क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ R1 कैप लगेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस R1 कैप लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण अवे और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स होता है, तो हम जानते हैं, है ना। प्लस KQ2 बाई R2 का स्क्वायर, यहाँ वेक्टर। अब यहाँ माइनस R2 कैप होगा कि R2 कैप होगा, ये Q2 का साइन बताएगा, अप टू KQN बाई Rn का स्क्वायर वेक्टर। ध्यान ये रखेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वेक्टरली ही ऐड करेंगे। जैसे कोई वेक्टर है और उसको किसी दूसरे वेक्टर से जोड़ना है किसी दूसरे के साथ, है ना, तो हमें वेक्टरली ही ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जोड़, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम स्पीसीज में ही पॉसिबल है। हम आप 11th में पढ़े हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ऐड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यही ऐड हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऐड नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स इज ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा एक ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज में होता है, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किसी का किसी से हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, फोर्स को टाइम से डिवाइड कर सकते हो,
टाइम को चार्ज से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन चार्ज में अगर किसी चीज को ऐड करना है तो वो चीज चार्ज ही होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट भी करना है तो वो चीज चार्ज ही होना चाहिए। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन यही कहता है। अब बात आती है कि सुपरपोजिशन के एप्लीकेशंस की अगर बात आती है तो हम लोग एप्लीकेशन की भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे देखिए, अगर हम यहां बात करें, जैसे सपोज टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दो चार्ज है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव है, इनके मिड पॉइंट पे यहां पे, मतलब दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर एंड दिस पॉइंट इज सपोज ओ, देन व्हाट इज ई एट ओ। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए गौर कीजिए, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ओ पे। कितने चार्ज है हमारे पास, टू, एक इधर एक इधर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड करना है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव से अवे यानी इधर की तरफ कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस आर के स्क्वायर। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ओ पे किधर होगा, तो इससे अवे यानी इधर की तरफ पॉजिटिव से अवे होता है, कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दोनों को ऐड करना होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जितना ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अपोजिट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो। ई एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरीके से आप एक चीज देखना, मान लो यहां तो दो चार्ज थे, मान लो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, क्या लेता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, और इसका साइड कुछ ले लेता हूं आर आर आर, और इसके तीनों कॉर्नर पे मैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज मैं अगर रख देता हूं, है कि नहीं, तो इसके सेंटर पे, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे, है कि नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं सेंट्रोइड पे, है ना, या ये सेंटर आप जानते हो। इस सेंटर के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि इसके सामने वाले किसी भी सामने के वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर उसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये बहुत फेमस पॉइंट है कि ये तो किसी ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल। अब देखो गौर करो, यहां पे भी अगर हम देखें तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सपोज दिस इज ओ, तो इस पॉजिटिव के कारण किधर होगा, अवे, इस पॉजिटिव के कारण किधर होगा, अवे, एंड इस पॉजिटिव के कारण किधर होगा, अवे। अब गौर करो, ये तीनों मैग्नीट्यूड, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जैसे ये इधर ई था, ये इधर की तरफ ई था, मैग्नीट्यूड ये इधर था, ये इधर था, यहां पे देखो ये ई है तो ये भी ई होगा, सिमेट्रिसिटी से ये भी ई होगा। रीजन, बिकॉज सेंटर का डिस्टेंस तीनों कॉर्नर से क्या होगा, सेम, और ये तीनों कॉर्नर्स पे जो चार्ज हैं वो भी सेम है। सो के क्यू बाई दिस डिस्टेंस आर डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर आर डैश स्क्वायर, एवरीथिंग विल बी सेम। अब गौर कीजिए, इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप ऐड करोगे तो अगेन द रिजल्ट विल बी व्हाट, ई एट ओ, फिर से यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो। ई एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। ई एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो होगा। कैसे, यहां समझ सकते हो आप, बिकॉज दिस एंगल इज 120, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री, है ना। ध्यान रखेंगे कैसे, तो देखिए एक थ्योरम पढ़े होंगे कोप्लानर वेक्टर का, लामीज थ्योरम। क्या पढ़ा होगा आपने, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहता है ना, मैं वेक्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि अगर किसी पॉइंट पे ये तीन वेक्टर F1 F2 F3 एक्ट करते हो, है ना,
और दिस एंगल इज सपोज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 360। हम जानते हैं है कि नहीं? एंड इफ द नेट सम ऑफ थ्री वेक्टर्स f1 f2 एंड f3 इज 0, मतलब अगर इन तीनों वेक्टर्स के सम 0 हो, मतलब इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट होगा, फोर्स की बात करें, देन दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड। f1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू f2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू f3 बाई साइन गामा होता है। इट होल्ड्स ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही है। शर्त यही होना है कि दिस पॉइंट द नेट वेक्टर सम मस्ट बी 0। मतलब आप यहां गौर करो, यहां f1 e है, f2 भी e है, f3 भी e है, और ये तीनों एंगल्स भी सेम है। तीनों क्या है? एंगल्स भी सेम है। तो ये किस में हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी 0। क्लियर है? इस पे एक बात हम लोग, एक जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। पता है क्या? यहां देखिएगा, यहां और यहां एक सिमिलरिटी है इन दोनों सिचुएशन में। यहां पे दो वेक्टर्स थे ना, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, KQ बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच एंगल कितना था? इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच एंगल कितना था? ये पूरा 180 डिग्री। यहां पे कितने वेक्टर्स है? 3 वेक्टर्स है, 1 2 3, है ना? किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच एंगल कितना था? 120। उसी तरीके से अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर के कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज रख दो। ध्यान रखना है फिगर का, यहां एक लाइन है, यहां एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल, यहां एक स्क्वायर लिया। अब अगर सेंटर पे कोई कहेगा फील्ड निकालने के लिए, 0, आंसर विल बी 0, है ना? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज चारों कॉर्नर्स पे क्या होने चाहिए? फील्ड चार्ज क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। यहां पे जितना था, चारों के साइन भी सेम होने चाहिए। चारों अगर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो बाकी तीनों भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए, और सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? और ये फिगर रेगुलर पॉलीगन भी होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन, जैसे रेक्टेंगल में नहीं होगा। कोई कहता है कि यहां पे बताओ भैया, रेक्टेंगल में नहीं करेंगे ये काम, है ना? अब चलो यहां पे एक चीज जनरलाइज कर सकते हैं। यहां दो वेक्टर थे, दोनों के बीच एंगल कितना था? 180। यहां पे 3 वेक्टर थे, है ना, जिसमें दो के बीच कंसेक्यूटिव दो के बीच कितना एंगल था? 120। यहां पे कितने वेक्टर्स हो जाएंगे? यहां पे 4 हो जाएंगे। इस पॉजिटिव के कारण अवे, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। यहां किसी दो के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसी तरीके से रेगुलर पेंटागन हो जाए, रेगुलर पेंटागन के पांचों कॉर्नर पे सेम चार्ज हो जाए, तो फिर से उसके सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रेगुलर हेक्सागन के कितने कॉर्नर्स? 6 कॉर्नर्स। 6 कॉर्नर पे अगर सेम चार्ज हो जाए तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से रेगुलर हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन, आगे बढ़ सकते हैं। यहां एक सिमिलरिटी क्या है कि मैं नोट करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे देखिए, मैं सारे फिगर्स बनाता हूं। पहला फिगर था प्लस क्यू, द डिस्टेंस वाज 2r। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला? तो ये E इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस, E, एंगल कितना? 180। यानी यहां वेक्टर्स कितने हैं? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करें तो 1 1 2, एंगल कितना? 180। यानी 2 वेक्टर्स, एंगल कितना? 2 पाई बाई 2। यानी वेक्टर कितने हैं? दोनों के बीच एंगल कितना? 180 को 2 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? 0। रिजल्टेंट 0, है कि नहीं? उसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो, कितने वेक्टर? 3 वेक्टर, एंगल कितना?
तो कंसिक्यूटिव एंगल हमेशा कंसिक्यूटिव के बीच में देखना है। कंसिक्यूटिव का मतलब जब आप सीक्वेंस में चलो, जैसे 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच या 2 और 3 के बीच या 1 और 3 के बीच एंगल कितना 120 कितना था यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में 120, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। एंगल कितना 2 पाई बाई 3, यू कैन चेक 2 पाई बाई 3 कितना है 120 आएगा ना, क्योंकि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। 2 पाई बाई 3 विल बी 2 इंटू 180 बाई 3, 183 से 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 62 या 120। रिजल्टेंट फिर क्या आया 0। यहां पे भी तीनों का रिजल्टेंट क्या हो गया 0। तीनों यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी मैग्नीट्यूड सेम, यहां पे भी सबका सेम, क्योंकि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज। इसी को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी रेगुलर फिगर में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला पॉलीगन होता है, द फर्स्ट द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद दूसरा कौन होता है स्क्वायर, उसके बाद रेगुलर पेंटागन, उसके बाद रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर्स का नंबर भी बढ़ेगा, जैसे यहां 2 था यहां 3, उसी तरीके से 4 वेक्टर्स, सबके बीच कंसेक्यूटिव एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4। तो यू कैन चेक 2 पाई बाई 4 कितना आता है 90, क्योंकि 2 से 2 टाइम कैंसिल, पाई बाई 2 इज 90। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के में एंगल 90 था ना, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था। या सेंटर पे फील्ड देखोगे तो इधर अवे 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 अवे, ये एंगल ये सारे एंगल्स क्या थे 90 थे। रिजल्टेंट फिर से क्या हो गया जी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लास्ट में एक जनरल रिजल्ट आएगा, क्या अगर n वेक्टर्स, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जो वेक्टर में आपको पढ़ना था, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, इफ देयर आर n वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट n, कितना भी 2 4 6 8 कितना भी 4, तो एंगल कितना होना चाहिए था 2/4। और ये सारे वेक्टर्स क्या है आइडेंटिकल, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम भी होने चाहिए। एक कंडीशन और है, तो 4 को मैं अब n लिखूंगा, तो n वेक्टर्स और सबके बीच एंगल कितना हो जाए, तो 4 था तो 2 पाई बाई 4, 3 था तो 2 पाई बाई 3, 2 था तो 2 पाई बाई 2, यानी 2 पाई बाई n एंगल हो जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इफ I repeat the point, I repeat the conclusion, if there are n vectors acting at a point, n can be 2 3 5 6 7 कुछ भी, अगर किसी पॉइंट पे n वेक्टर एक्ट करें और हर दो के बीच एंगल 2 पाई बाई n हो तो रिजल्टेंट 0 होगा।